यस तो आज हम करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ की एमटीपी मई 26। ठीक है, रेडी हो तो चलिए आप निकाल दीजिए एमटीपी और हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यस पढ़िए। मिस्टर गौरव एंड विकास, ओके दो पार्टीज है। मिस्टर गौरव एंड विकास एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 1725 को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच मिस्टर गौरव हैड टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ शुगर टू मिस्टर विकास एट सर्टेन प्राइस स्ट्रिक्टली। देखिए 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 देखिए, अच्छा उसको करना है 100 टन्स शुगर सप्लाई करना है, बट कुछ कंडीशंस रखी है। क्या कंडीशंस रखी है? स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज, हमें सप्लाई करना है 10 डेज के अंदर अंदर। अच्छा आगे पढ़ते हैं। मिस्टर विकास अल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ ₹70,000। चलिए विकास भाई साहब ने गौरव भाई साहब को 70,000 रुपीज ऑलरेडी दे दी है। किस तौर पे? एडवांस के तौर पे। देखते हैं, हमें तो पता ही है कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, वॉइड ही होने वाला है। देखते हैं, मतलब जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया है तो हमें ऐसे तो दिया नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता तब तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, पर पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इज रोडवे ओनली। अच्छा प्रिस्क्राइब मोड दिया हुआ है। उन लोगों ने अगर बोल दिया कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ रोडवे के थ्रू डिलीवरी चाहिए तो आपको रोडवे के थ्रू ही देनी पड़ेगी। आगे क्या कहता है? सीवियर फ्लड, भाई फ्लड आ गया है। सीवियर फ्लड केम ऑन 2 जुलाई 2025। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 1 जुलाई को, 10 डेज के अंदर अंदर हमें सप्लाई करना था, पर क्या हो गया 2 जुलाई को फ्लड आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लड आपको पता था कि आने वाला था? कैसे पता होगा, है ना, नेचुरल कैलामिटीज है। बट देखते आगे क्या होता है। मिस्टर किधर गया, अरे एंड सीवियर फ्लड केम ऑन 2 जुलाई 2025 एंड द ओनली रोड कनेक्टिंग देयर प्लेसेस was damaged। जिस रोड से जाने की बात हुई थी वो रोड तो क्या हो गया है, डैमेज हो गया। और उन लोगों ने स्पेसिफिकली मोड क्या किया हुआ था, प्रिस्क्राइब किया हुआ था। आगे देखते हैं। अरे मैं ही खो जाती हूँ कि आप लोग को भी खो जाते हो, क्वेश्चन में मिलता ही नहीं है। किधर गया किधर गया। सीवियर फ्लड केम ऑन 2 जुलाई 2025 and only road connecting their places was damaged and could not be repaired within, अरे बाप रे, 15 डेज के अंदर 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 तक ये रोड कैसा रहा, डैमेज ही रहा, वो रिपेयर हो पाया नहीं। और याद कीजिए हमें तो कब तक डिलीवरी दे देनी थी, 10 डेज के अंदर अंदर। ऑलरेडी कितने डेज हो गए, 15 डेज। देखते आगे क्या होता है। मिस्टर गौरव ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20 जुलाई। उनको 10 जुलाई तक डिलीवरी कर देनी चाहिए थी, बट अभी कौन सी डेट आ गई है, 20 जुलाई। मिस्टर गौरव बोल रहे हैं विकास भाई साहब को कि 20 जुलाई को मैं आपको आपके गुड्स भिजवा दूंगा। देखते हैं क्या होता है। विकास डिड नॉट अग्री ऑन 1 अगस्त 2025। मिस्टर गौरव का क्लेम कंपेंसेशन, वो भी कितने रुपीस, 25,000 from Mr. Vikas for refusing to accept the supply of sugar which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. Vikas claim for refund। अरे देखिए मिस्टर विकास ने 70,000 रुपीज एडवांस में दिए थे। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या गुड्स मिले, क्या डिलीवरी हुई? नहीं। तो मुझे बोलिए, हम गौरव के बारे में तो बाद में सोचेंगे कि कंपेंसेशन मिलेगा कि नहीं, बट अगर आपको सप्लाई मिला ही नहीं है
तो ये 70,000 एडवांस तो गौरव को, विकास को वापस दे ही देने चाहिए लीगली। क्या ये बात आप लोग मानते हो? बिल्कुल मानते हैं मैम। यस, देखते हैं आगे क्या होता है। मिस्टर विकास क्लेम फॉर रिफंड ऑफ ₹70,000 which he had paid as advance in terms of the contract, analyze the above situation in terms of the provision of the Indian Contract Act 1872 and decide on Mr. विकास contention। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे होगा क्या, हमें देखना है कि भाई पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गौरव 100 टन विकास को देने ही वाला था, दोनों परफॉर्म करने के लिए क्या थे, रेडी थे, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। पर फिर क्या हुआ, फिर आ गया फ्लड, और उन लोगों ने जो मोड प्रिस्क्राइब किया हुआ था रोडवे, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। कि मुझे बताइए, क्या हमको पता था कि शुरुआत में ऐसा कोई फ्लड आने वाला है? नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट क्या था, शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस कर सकते नहीं है। इसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। याद आ रहा है क्या बच्चों आप लोगों को? अब आप इसमें सेक्शन 202 लिख दीजिए या फिर सेक्शन 65 लिख दीजिए। दोनों के हिसाब से जब कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में वैलिड था, बट उसके बाद कुछ ऐसा होता है जैसे कि फ्लड आ गया और कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस क्या हो गया, इम्पॉसिबल, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, मुझे बताइए क्या मिस्टर गौरव कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये आपका कंक्लूजन आना चाहिए कि मिस्टर गौरव को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो कंपेंसेशन कैसा? पर मैम मिस्टर विकास की अगर बात करें तो वो तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई मिस्टर विकास ने 70,000 अगर एडवांस में दिए हैं तो ये उनका राइट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो जो भी बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं वो हमें क्या करने होते हैं, रिटर्न करने होते हैं। तो यस, हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, कंपेंसेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट एडवांस हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बोलिए आप लोगों को समझ में आया? हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे प्रोविजन, है ना, उसके बाद करेंगे एनालिसिस और उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन। आपको पता ही है हम किस तरह से लिखते हैं, तो मेक श्योर आपके सामने पूरा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप अब 5 मिनट के लिए अपना ब्रेक लीजिए। वो भी कैसा वाला ब्रेक, मैम चाय पीने चले जाए? अरे नहीं बाबा, ये एनालिसिस अपने हिसाब से इस तरह से लिख कर दीजिए, ठीक है? आपको आपके इस सारे आंसर मैं आपको नीचे लिंक में नोट्स में दे दूंगी। फिर देखिए, चेक कीजिए क्या सही में आपका आंसर जैसा आपको लिखना चाहिए था वो मैच हो रहा है कि, ठीक है? गुड, यस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 1A का सेकंड। क्या बोल रहा है, R gives his umbrella to M। अच्छा, R ने अपनी अम्ब्रेला क्या कर दी है, M को दी है, to M during raining season to be used for 2 days। सिर्फ 2 दिन के लिए दी है। आगे क्या बोल रहे हैं, during examination M keeps the umbrella for a week। अरे रे, गलती हो गई ना। देखिए क्या हुआ है, आर ने अपनी अम्ब्रेला एम को दी है 2 दिन के लिए, बट उसने कितने टाइम के लिए रख ली, वीक के लिए। अब ये तो केस आपको समझ में आ ही रहा है कि ये कौन सा केस है, बेलमेंट का, सही है ना? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। while going to R's house to return the umbrella, फाइनली एम को अक्ल आ गई, वो करने जा रहा है रिटर्न गुड्स, मतलब कि हमारी अम्ब्रेला। M accidentally slips and the umbrella is badly damaged। ओहो,
Who bear the loss and why under the provision of the Indian Contract Act 1872? तो भाई बेलमेंट के जो भी ड्यूटीज और राइट्स, जब हम बेली और बेलर की बात करते हैं तो बेली की वन ऑफ द ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, जब भी आपका पर्पस या फिर टाइम, राइट, पर्पस अकम्प्लिश हो गया या फिर टाइम एक्सपायर हो गया, दोनों कंडीशन में आपको गुड्स रिटर्न करने की क्या है, बेली की ड्यूटी है। अगर आप गुड्स टाइम पे रिटर्न नहीं कर रहे, टाइम पे अगर आप गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे तो जिसका भी फॉल्ट होगा, जिसने गुड्स रिटर्न नहीं किए, या फिर अगर बेलर भी, इवन अगर बेलर भी गुड्स लेने नहीं जा रहा तब भी हमको पता है, दोनों की ड्यूटीज पता है ना, तो अगर जिसका भी फॉल्ट है वो क्या करेगा, वो लॉस बेयर करेगा। तो इन द गिवन केस who will bear the loss? एंड देख लीजिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 का बी, प्रसाद इनकॉर्पोरेटेड एंड ओपीसी। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि सेम क्वेश्चन उन लोगों ने जैन 26 पेपर में पूछा हुआ है, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, नाम तक चेंज नहीं किया हुआ। प्रसाद इनकॉर्पोरेटेड एंड ओपीसी टू रन हिज न्यू स्टार्टअप इन May 2021। तो भाई ने एक ओपीसी खोली है, आपको पता है ओपीसी अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी होती है, मतलब कि जो भी राइट्स प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं सेम राइट्स ओपीसी के पास होते हैं, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। ओपीसी बोरोड ₹50 लाख। अच्छा ये ओपीसी ने क्या किया है, फंड बोरो किए है, कितने रुपीस के, 50 लाख रुपीस, फाइन, ₹50 lakhs to meet his long term फंड रिक्वायरमेंट्स एंड ₹25 लाख। अच्छा कुछ और भी बोरो कर लिया है, 25 लाख भी बोरो किया है, टू meet its working capital requirement on the basis of his project from a non banking finance company। अच्छा ये उन्होंने लिया है एनबीएफसी के पास। मैम एनबीएफसी के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा, देखते हैं ना, रुक तो जाओ। इन अक्टूबर 2021 बट ड्यू टू सम रनिंग हार्डशिप्स, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, OPC was failed to pay its debt to NBFC। अरे बाप रे गफला हो गया है, डिफॉल्ट कर दिया है OPC ने। आगे क्या बोलते हैं, तो हाँ, assets of the company was insufficient to pay the outstanding debts according to the provision of Companies Act 2013 decide whether Prasad would be liable to pay the outstanding debt of NBFC in the following circumstances। उन लोगों ने ये नहीं बोला क्या OPC क्या करेगी, उन्होंने क्या बोला कि भाई उसका जो ओनर है क्या प्रसाद पर्सनली लायबल होगा। अरे भाई अगर उसको पर्सनली लायबल होना ही था तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाता ना, OPC में क्यों आता है कि नहीं। OPC के बारे में हमें क्या पता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी की हमेशा खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं जैसा कोई भी नेचुरल पर्सन कर सकता है, सही है। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, और उसके साथ साथ ओनर की लायबिलिटी हमेशा कैसी रहती है, लायबिलिटी रहती है लिमिटेड। तो बस आपको ये दोनों फीचर्स मेंशन करने हैं सबसे पहले तो, सही है, और फिर आपको लिखना है। अच्छा उन्होंने 2 सर्कमस्टेंसेस दिए, वो देख लेते हैं। If the NBFC proceeds against the personal asset of Prasad only on the ground that he is the only shareholder, hence liable for its debt। अगर आप ये बोल रहे हो कि OPC है, उसका सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है, इस वजह से वो शेयर होल्डर पर्सनली लायबल हो जाता है, तो नहीं होता। क्यों? अगेन ये दोनों फीचर मेंशन करने हैं आपको, राइट, कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, और ओनर की लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा दूसरा सर्कमस्टेंसेस क्या है देखते हैं। इफ द NBFC प्रूव्स दैट द 1% कंपनी वाज फॉर्म फॉर फ्रॉड एंड चीटिंग, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बात कर रहे हो फ्रॉड या चीटिंग की, अगर NBFC ये प्रूव कर देती है कि भाई प्रसाद ने फ्रॉड करने के लिए ही OPC बनाई है, तो फिर हम क्या करेंगे,
तो फिर हम उनको बताएंगे कि हाँ, तब जाकर पॉइंट आ जाता है आपका कॉर्पोरेट वील का। कॉर्पोरेट वील हट जाएगी और हम प्रसाद को पर्सनली लायबल बनाएंगे। ठीक है? यस, अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का सी। Explain with reference to provision of the Indian Partnership Act 1932 whether a partner can be introduced without consent of the partners. मुझे एक बात बताइए, क्या आप बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना कोई नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। कौन बोलता है ऐसा? कौन सी सेक्शन बोलती है? 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो आगे क्या बोलता है? वेदर अ पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, इफ यस डिस्क्राइब द प्रोसीजर, इफ नो इन व्हाट मैनर कैन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर इन पार्टनरशिप। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक बार कंसेंट मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? आगे क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफरी के राइट्स। उसमें सबसे पहले ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस, पार्टनरशिप का अगर कंटिन्यू कर रही है तो उस टाइम ट्रांसफरी को क्या राइट मिलते हैं? तो आपको पता है कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, है ना? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, वो भी उतना ही मिलेगा जितना अदर पार्टनर्स बोल रहे हैं। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जितना दे रहे हैं खुशी खुशी ले लो। ठीक है? और उसके अलावा आपको ये भी पता है क्या चीज नहीं कर सकता। देखिए, उन्होंने इस तरह से बताया आपको मॉड्यूल में कि भाई क्या चीज वो नहीं कर सकता। तो वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स को, है ना? बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा वो जो भी डे टू डे कंडक्ट है बिजनेस का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है? उसके बाद का देखते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, अगर फर्म का क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस टाइम आपको क्या मिल जाएगा? तो अगेन आपको जो भी पार्टनर ने आपको शेयर ट्रांसफर किया था उसकी जितनी असेट बनती थी, उस असेट में से जो भी शेयर बनता था वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, और उसमें भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रचित अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल। ऑक्शन देखते हैं। ऑक्शन टू सेल एन एंटिक वॉल क्लॉक मॉड्यूल का क्वेश्चन है। दीपा बीइंग वन ऑफ द बिडर्स गिव्स द हाईएस्ट बिड फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ सेल। आपको पता है ऑक्शन सेल में क्या होता है भाई? अगर जैसे ही आपका हैमर अगर वो फॉल हो गया ना बॉस, तो सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट मान लिया जाएगा। और दूसरी एक चीज आपको ये भी पता है कि रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, सेक्शन 20 बोलिए 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए देखते हैं क्या होता है। फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ द सेल द ऑक्शनियर फॉल्स द हैमर। ये हो गया on table, but suddenly hammer breaks and damages the watch. Deepa wants to avoid the contract. Can she do so under the provision of the Sale of Goods Act 1930? नहीं। दीपा को ओनरशिप ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही क्या हुआ, सेल कंप्लीट कैसे हो गया? जैसे ही हैमर मतलब फॉल ऑफ हैमर हो गया, तभी ऑक्शन सेल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, इसी वजह से रिस्क भी कौन बेयर करेगा? दीपा बेयर करेगी। दीपा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड। ठीक है? चलिए क्वेश्चन 2 ए का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं।
एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू वाई। एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वाई के साथ, क्या करेगा वो कार सेल करेगा। अच्छा, दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल। उन लोगों ने अब तक क्या डिस्कस नहीं किया, प्राइस ही डिस्कस नहीं किया। अब ये तो कैसे चलेगा ना यार, प्राइस तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एसेंशियल एलिमेंट है, मानते हो कि नहीं? यस, बिल्कुल मानते हैं मैम। अच्छा, एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई। एक्स ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको कार नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेगा? तो टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट अग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट प्राइस। देखिए, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक्स और वाई दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है। अगर उन लोगों ने शुरुआत में प्राइस के बारे में जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है उसको इग्नोर कर दिया, उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया, तो ये इन दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। बट देखने जाए तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। बिल्कुल ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। आपने प्राइस उस टाइम डिस्कस नहीं की, दैट डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बिल्कुल नहीं। प्राइस होता ही है, एक इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है। तो इसी वजह से एक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो इसको अवॉइड नहीं कर सकता। वाई लीगली कार ले सकता है, ले सकता है और उसके साथ साथ देखिएगा एक्स को भी, एक्स के पास से कार ले सकता है और एक्स को भी क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन 2, उसका फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन दी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क का पूछ लिया है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, तो जिसने भी सेबी के अंदर लिस्ट मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लिस्टेड कंपनी वो हो जाएगी। बट आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर हम सोच रहे हैं ऐसी कोई कंपनी है जिसका इंटेंशन है कि भाई अभी हम लिस्टिंग करवा देंगे, तो ऐसी सारी कंपनी या जिनका पेंडिंग प्रोसेस चल रहा है इनको हम कंसिडर नहीं करने वाले यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो आ जाता है अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी तो हमारे मतलब फेवरेट डेफिनेशन हो जाती है अदर देन लिस्टेड कंपनी, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन साथ में देख ही लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं सेकंड में, कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या आएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। अब वैसे भी सब्सिडियरी कंपनी उनका फेवरेट रह चुका है। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी आप किस बेसिस पे कहते हैं, तो सुनिएगा, अगर 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 आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, देखिएगा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड पीओडी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन चेंज करने का राइट है किसके पास, जो भी कंपनी है उसको आप होल्डिंग बोलोगे, ठीक है। या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड आप चेंज करते हो, या फिर एटलीस्ट 50%, या फिर अदर हम से क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं कि 1.5 उसका 50%, मतलब कि उतना आपके पास क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए अदर कंपनी के पास, राइट। तो उसको हम बोलेंगे, वो जिस भी कंपनी ये कंट्रोल कर रही है तो उसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जिसको भी कंट्रोल किया जा रहा है वो आपकी हो जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, उससे आगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें उसके कंपोजिशन की, तो याद रखिएगा अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 है तो 7 में से मेजोरिटी मतलब कि 4 जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर्स को आप इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब कि उनको अपॉइंट करना या फिर उनको एलिमिनेट करने का राइट अगर आपके पास है, तो फिर आप क्या हो, होल्डिंग कंपनी हो। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, दूसरी आ जाती है आपके पास एसोसिएट कंपनी, राइट। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, तो भाई जिसका पास अगेन अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस,
राइट। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब बोलेंगे आप, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप तब बोलेंगे जब आपको बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का राइट हो, राइट, फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरी थिंग ऐसी आ जाती है, दूसरी एक बात ऐसी आ जाती है कि भाई एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट अगर आपके पास है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी है, बट इसके सबसे पहली कंडीशन होती है नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। तो दोनों बहुत अलग चीज है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 सी, Who are the individuals which shall not be capable of becoming a partner of LLP? ऐसे कौन है जो LLP में पार्टनर नहीं बन सकते? तो सुनिएगा, वैसे तो LLP में कोई भी पार्टनर बन सकता है, राइट, वो कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, बट आपको मेक श्योर करना है कि भाई वो क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई वो मेजर होना चाहिए, उसके साथ मतलब वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा उसके कोई केसेस पेंडिंग है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंट, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा एक पॉइंट क्या आ जाता है, तो भाई वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP। रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या इफेक्ट आती है, तो आपको ये भी पता है कि आप केस फाइल कर सकते हो, आपके सामने भी केस फाइल हो सकता है, आप कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो अपने खुद के नाम से, तो मतलब ओन कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक कॉमन सील भी मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, तो उसके अलावा जो भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट के पास जो जनरली कंपनी के पास राइट्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप एज पर द प्रोविजन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें बताना है कि इसको पार्टनरशिप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ऑब्वियसली रीजन तो देनी ही है। X, Y एंड Z अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली। उन लोगों ने प्रॉफिट शेयर कैसे किया है, प्रॉफिट शेयर उन्होंने किया है इक्वली, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय एक्स अलोन। तो लॉस सिर्फ कौन बैन कर रहा है, लॉस सिर्फ बैन कर रहा है एक्स ही। तो क्या हम इसको पार्टनरशिप बोलेंगे, तो यस हम इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो प्रॉफिट शेयरिंग का बात होती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी पार्टनरशिप का। वो एसेंशियल एलिमेंट है कि अगर प्रॉफिट आप शेयर नहीं करें तो उसको पार्टनरशिप बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसके बारे में लॉस के बारे में यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, राइट। हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट को देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, तो एक्स अ पब्लिशर अग्रीज टू पब्लिश अ बुक एट हिज ओन एक्सपेंस रिटन बाय वाई। एक्स क्या कर रहा है, एक्स पब्लिश कर रहा है जो बुक किसने लिखी है, वाई ने लिखी है, रिटन बाय वाई एंड टू पे वाई हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है कि भाई हाफ आपको 50% प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा, 50% एक्स को मिलेगा। Does this create a relationship of partnership between X and Y is liable to paper dealer for paper supplied to X to print Y's book। अच्छा, पेपर डीलर का तो मतलब क्या ही है, वो तो पेपर देगा ही, बट यहाँ पे हमें बताना है क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है। अच्छा, प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये रॉयल्टी वाला केस है। क्या मुझे ये बताइए, अगर हम पार्टनरशिप के रिलेशन में अगर हम बताएं
क्या एक्स एंड वाई के बीच में आपको कोई म्यूचुअल एजेंसी दिख रही है? जी नहीं। तो वे वो कैसे पार्टनरशिप करेंगे? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नो। थर्ड देखिए, A and B purchase a tea shop and incur additional expenses for purchasing utensils etc. each contributing half of the total expense. अच्छा, the shop is leased out on daily rent. अच्छा, रेंट मिलने लगा है, उन लोगों ने शॉप बाय की थी और उसमें which is divided between both. Does this arrangement constitute a partnership between A and B? अरे नहीं, यहाँ पे तो रेंट शेयर हो रहा है, क्या प्रॉफिट शेयर हो रहा है? जी नहीं, ये तो को ओनर का केस, ये पार्टनरशिप नहीं है। यस, क्वेश्चन 3 बी, इसका पहले देखते हैं। MTK Private Limited is a company registered under the Companies Act 2013 on 5th Jan 2022. The company did not start its business till 31st July 2024. अच्छा, 5th Jan 2022 से लेकर अब आ चुकी है 31st जुलाई 24, बट अभी भी उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। The company did not start its business till 31st July 2024. Identify under which category MTK Private Limited company is classified. Explain the definition of the category of the company. Detail सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप 2 साल तक बिना आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है बट अगर आप अपना बिजनेस शुरू नहीं करते तो इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ आराध्या कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, ACPL की बात कर रहे हैं। ACPL का जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी है? पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ रुपीस की, और उसका जो टर्नओवर है वो कितना है? 45 करोड़ रुपीस का। Directors of ACPL decide not to follow some provisions as it is a small company under section 285. अब मुझे ये बताइए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताती है कि पेड अप कैपिटल आपकी कब तक होनी चाहिए? अप टू 4 करोड़, अगर आप हायर लिमिट्स पर चले जाए तो 10 करोड़, राइट? और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर कितने से कितने तक का हो जाता है? तो टर्नओवर आपका हो जाता है डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और हायर लिमिट्स आपकी हो जाती है 100 करोड़ रुपीस। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पूजा फैशन प्राइवेट लिमिटेड PFPL, एक और कंपनी आ गई। contended that ACPL is not a small company as ACPL is a holding company of PFPL. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि PFPL की होल्डिंग कंपनी है कौन? ACPL। तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को थोड़ा और एनालाइज करता है। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में उन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए है, जिस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंगली स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन किसके ऊपर लागू नहीं होती ये लिमिट्स, तो वो हो जाती है होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या फिर आप किसी भी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो तो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स आप पर अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा आ जाती है सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। उसके अलावा आ गया आपका स्पेशल एक्ट। ये सारी कंपनीज के जो है वो इसके क्या है? एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिसाइड वेदर ACPL कॉस्मेटिक लिमिटेड कैन अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, ACPL स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ जाती है। वो क्या है? PFPL की क्या कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या दिया है? द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अभिनव नेचुरल गैसेस लिमिटेड ANGL इज 140 करोड़।
दी होल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अच्छा, ये लोग गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनी में आप कोई भी कॉम्बो ले सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गई मतलब उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, स्टेट और सेंट्रल हो गया, 2 स्टेट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए आपकी पेड अप कैपिटल का कितना हिस्सा उनके पास होना चाहिए? 51% से ज़्यादा वाला, है ना। तो एटलीस्ट 51% तो बनता है। 50% वाला प्रोविजन यहाँ पे नहीं है, कितना है? 51% वाला, ठीक है। द पेड अप शेयर कैपिटल, अच्छा हो गया। द होल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर 40.10 करोड़ और उसके साथ साथ ले लिया 30.20 करोड़। उन लोगों ने साफ साफ नहीं बोला हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं ना। 40.10 करोड़ प्लस 30.20 करोड़ कर लीजिए, कितना आता है? 40.10 प्लस 30.20, उसको डिवाइड कीजिएगा 140 करोड़ जो आपका टोटल है और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 70.3 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाता है? आपका आ जाता है 50.21%। क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें कितना चाहिए? 51%। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हमें, क्या हम ANGL को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 51% हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सी की बात करते हैं। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात कर रहे हैं। of the conduct is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. Also discuss the effect of anticipatory breach of contract under the Indian Contract Act 1872। 6 मार्क के लिए पूछ लिया है। आपको पता है एंटीसिपेटरी ब्रीच की 2 इफेक्ट हो सकते हैं, या तो अभी मान लो या तो अभी मत मानो। मतलब कि अगर आप अभी मान रहे हो कि भाई ब्रीच हो चुका है और इसी वजह से आप अभी के अभी क्या कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, मतलब कि या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी केस फाइल कर दीजिए, ब्रीच मान लीजिए, अभी केस फाइल कर दीजिए। या फिर ब्रीच अभी के लिए मत मानिए, ड्यू डेट जब आती है देखिए क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रहा है, अवॉइड कर रहा है अदर पार्टी, तब जाकर अब ब्रीच होगा, एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा ड्यू डेट पे, और उसके बाद आप क्या कीजिए? सूट फाइल कीजिए। ठीक है, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।